सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर शाला। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ईएमआरएस का, केवीएस का, एनवीएस का डिस्क्रिप्टिव पेपर। आई नो सबने बहुत तैयारी की होगी। ईएमआरएस का रिजल्ट आ चुका है, केवीएस एनवीएस का आने वाला है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए एक डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, वो सब आपको यहाँ पे पता लगेंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन उम्मीद लगा के बैठा है कि उनका पेपर पक्का क्लियर होगा ही होगा। तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब तैयारी आप पर निर्भर करती है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं, अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो चुका है तो आप सेकंड पेपर की तरफ जा रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर। डिस्क्रिप्टिव नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कितने अच्छे से कर पाते हैं, या किसी भी आंसर की रूपरेखा यानी कि बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कितने अच्छे से फॉर्म कर पाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन पेपर के लिए आगे जा रहा है या किसने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जिन बच्चों का केवीएस या एनवीएस का पेपर क्लियर हो जाता है उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए आगे जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी अच्छी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नोटिस की जाएगी, आपकी सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है जो कि जेएससी के लिए जा रहा है तो उसका चेक किया जाएगा कि वो अपने काम में कितना अच्छा है, उसने अपनी जितनी भी नॉलेज है, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, वो कितनी उसको है। तो आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोर से पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आपको कोर नॉलेज के ऊपर काम करना है। टॉपिक्स आपको सिलेबस में क्लियरली दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स के हिसाब से उसके बारे में आपको हर चीज पढ़ के जानी है, ताकि जब आप फ्रेम करें क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको उन्होंने बिना सोचे समझे डाला हो। क्योंकि सेकंड टायर है तो डिफिकल्ट होने वाला है फॉर यू। प्लीज ट्राई एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड राइट द क्वेश्चंस। जितनी बार आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे उतनी बार ही आपका काम बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगी कि केवीएस और एनवीएस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, बिकॉज इस बार का कंपटीशन भी सच में बहुत डिफिकल्ट है। तो आपके पास बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने केवीएस और एनवीएस के लिए भरा था, तो उनमें से जो छट जाएंगे वो बच्चे रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस पेपर के लिए। इफ यू थिंक दैट यू आर एलिजिबल फॉर इट, आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी टायर 2 को क्लियर करने के लिए, बिकॉज बहुत बच्चे थे जिन्होंने बहुत तैयारी की थी इस पेपर के लिए। और डिस्क्रिप्टिव के लिए जब हम आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में अगर हम आते हैं तो पहली चीज जो देखते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको लिखना कैसे है। आपको किसी भी क्वेश्चन को 3 चीजों पे लिखना है। आपसे जो पूछा जाएगा उससे रिलेटेड 3 चीजें, वाई, हाउ, व्हेन। वाई, हाउ, व्हेन। वाई का मतलब कि जो भी चीज आपको दी हुई है, स्टार्टिंग आप हमेशा उससे करते हैं कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड क्या था, फिर टोटल टॉपिक और जो भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, उसके बाद उसका क्लोजर। तो अगर आप ये 3 चीजें मेंशन करते हैं अच्छे से, तो आपका पेपर क्लियर होने की संभावना ज्यादा है। और मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन मतलब आपको दिए जाए, तो मेरे को बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए या कौन सी फील्ड के लिए आपने पेपर भरा है, तो मैं जरूर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी विद सैंपल। अभी के लिए मैंने एक स्क्रीन पर लगा दिया है कंप्यूटर का डिस्क्रिप्टिव आंसर, तो आप वो चेक कर सकते हैं, वैसा कुछ आंसर आपको फ्रेम करना है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इसके लिए आपको बुक्स की जरूरत जरूर पड़ सकती है, पर आपको इसके लिए कोर्सेज की इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी कोर नॉलेज के ऊपर होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा अच्छा आंसर लिख सकता है तो उसकी पढ़ने की कैपेसिटी तो सोच लो कितनी बढ़िया होगी। ठीक है, जो बच्चा पढ़ता है उसी का आंसर बेहतर होने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को कोर्स में किसी टीचर ने सिखा दिया, ऑनलाइन मैं सीख लेता हूँ, मैंने ये कोर्स परचेज किया हुआ है, मेरे को ये टायर 2 की तैयारी कराएंगे, दैट्स ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद भी पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि जब आप किताब से कुछ पढ़ते हो तो आप उसको बेहतर फ्रेम कर पाते हो, बेहतर वर्ड्स यूज कर पाते हो, अच्छे तरीके से उसको लिख पाते हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, इतना पास आकर टायर 1 क्लियर करके टायर 2 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पहुंच रहे हैं तो। और अगर आप टायर 2 में मेहनत नहीं करेंगे और आप थोड़ी सी ढील दे देंगे या सिर्फ उस नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे जो कि आपने सुनी है, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग जेस्चर, और अप्रोच करने का पेपर को किसी भी ये तरीका सही नहीं। इफ यू वांट दैट थिंग्स शुड गो वेल,
आपको रीड करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए, किताबों को पढ़िए, सिर्फ सुनिए मत। जितनी बार आप चीजें पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आई प्रॉमिस यू, जितनी बार आप अपना कंटेंट पढ़ेंगे उतना ही आपका जो आंसर है वो फ्रेमवर्क बेहतर होता जाएगा। इसका एक काम कीजिए कि आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए, हम लोगों की आदत होती है, जो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक ही लैंग्वेज में आंसर देना है, दैट इज ईदर हिंदी और इंग्लिश। यू हैव टू कीप बोथ द लैंग्वेजेस अवे फ्रॉम ईच अदर। इफ यू आर गोइंग फॉर हिंदी, प्लीज ऑप्ट हिंदी एंड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स इन हिंदी नाउ ऑनवर्ड्स। आप उसको रोज प्रैक्टिस करिए, रोज क्वेश्चंस को आंसर्स को लिख के देखिए। हिंदी में आपको लिख के देखने हैं। अगर आप हिंदी में लिख के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। और कोशिश करिए, इफ यू हैव अ मेंटर, कोई भी आपके पास कोई मेंटर है, आपने कोर्स ले रखा है, तो अपने जो 3-4 आंसर्स आप रोज दिखते हैं उनसे चेक जरूर करवाइए। एनीवन, इट कैन बी एनीवन, इवन योर सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर कैन हेल्प यू आउट विद दिस। सो वो आप कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो आप इंग्लिश यूज करें वो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। इवन हिंदी भी, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें, आप ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं, आप ज्यादा वोकैब की तरफ ना जाके कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट वेरी क्लियर है तो। डिफिकल्ट वर्ड्स के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, जो एसेंस ऑफ आंसर होता है उसको बदल देते हैं। कुछ बच्चे बड़ी कोशिश करते हैं ना अपने आप को एक्सप्रेस करने की, उन्होंने कोई डिफिकल्ट वर्ड पढ़ा और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, वैसा मत करिए। डिस्क्रिप्टिव के केस में आप उसको सिंपल रखिए, सीधा रखिए और सरल रखिए, कि सामने वाले को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जो वर्ड शायद आपकी समझ में नहीं आया था, आपने उसको याद रखा कि मैं आगे यूज करूंगा, हो सकता है वो आपके एग्जामिनर की समझ में भी ना आए, बिकॉज वोकैबुलरी इज क्वाइट वास्ट। सो इफ यू आर विलिंग कि आपका पेपर अच्छा जाए, तो उसको सिंपल और सरल भाषा रखिए, सिंपल रखिए, ज्यादा वोकैब के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका कंटेंट सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहूंगी, आपको फिक्स्ड स्पेस दी जाएगी, नो एक्स्ट्रा शीट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आपको आंसर के लिए फिक्स स्पेस दी जाएगी, आपको 80 to 180 वर्ड्स में अपना आंसर कंप्लीट करना है। क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी कम चल जाएगी। अगर आपका आंसर सही है, आप अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया है। तो आप क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए, क्वांटिटी को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, सिर्फ क्वालिटी की तरफ। और वॉट एवर द कंटेंट दे हैव आस्क्ड यू, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल। आप अपने कंटेंट को या अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लायक होने चाहिए। अगर आप अपने की गई मेहनत को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, तो मुझे बताइए ऐसी चीज का क्या फायदा होगा, है ना। सो उसके साथ ही आपको डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस आएंगे, देख मेरी बात सुनिए, आप पर डे कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के लिखने शुरू करिए। 6 to 7 क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करिए, टॉपिक वाइज बेशक शुरू कर दीजिए, अभी से लिखना शुरू कीजिए। आई प्रॉमिस यू, एंड तक जाते जाते आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है उसके ऊपर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप उसको 1 मिनट दीजिए फ्रेम करने के लिए, उसके बाद आप उस आंसर को क्लियरली लिखिए और खत्म कीजिए। 1 मिनट उसको फ्रेम कीजिए, बिना फ्रेम किए क्वेश्चन के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए, स्टार्टिंग, मिडवील जो हमारा आंसर है वो, और क्लोजर। उसको उस तरह से फ्रेम करके दिमाग में फिर ही उसको पेपर पे लिखिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट दी नहीं जाएगी और आपके पास उसको इरेज करने का कोई मौका ही नहीं होगा। ठीक है। तो अननेसेसरी कटिंग, तो बीइंग अ टीचर मैं भी जानती हूँ कि अननेसेसरी कटिंग तो हम भी अवॉइड करते हैं। मतलब ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक जेस्चर आ जाता है कि बच्चा सही है या गलत है, तो वैसी चीजें ना ही करें। आप सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के साथ आंसर को क्लियर बेस देकर वहां पे लिखने की कोशिश करें। आपको रोज कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप वहां जाकर अपनी स्पीड मेंटेन कर पाए और अपने आंसर्स को क्लियरली लिख पाए। वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो ये काम यही करेगा, चीजें यही होंगी, स्टार्टिंग, क्लोजर, बीच में जो मिडविन आपका आंसर होगा, तो वो चीजें आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा एसेंस दे सकते हैं अपने आंसर को, तो आई मीन आपका पेपर पक्का क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद अगर आप बात करते हैं डिफरेंसेस की, अगर कोई क्वेश्चन में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो बचपन में भी हमें बताया जाता था ना कि कॉलम्स बनाकर ही करिए, तो कॉलम्स बनाकर ही करने हैं, डजंट मैटर कुछ भी हो जाए, कॉलम्स बनाकर ही करने हैं। यू हैव टू मेक द कॉलम्स एंड डू इट प्रॉपर्ली। और बुलेट पॉइंट्स प्लीज भूलिएगा मत, आपको हर चीज के बुलेट पॉइंट्स बनाने। बुलेट पॉइंट्स एक क्वेश्चन को अच्छा लुक भी देते हैं, दूसरी चीज वो इजी बना देते हैं किसी भी टीचर के लिए पेपर को चेक करने। तो अगर आप पेपर में बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो। सिर्फ टीचर को नहीं हेल्प करेगा,
आपको भी मदद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग, करेक्ट स्पेसिंग होनी चाहिए। आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं भी है, स्पेसिंग अगर करेक्ट है, तो समझने में क्वेश्चन को बहुत आसानी होती है और उस हिसाब से आपको मार्क्स बहुत अच्छे दिए जा सकते हैं। और आपको सिर्फ याद रखना है कि आप दिन में कम से कम 6, 7, 10 जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने एक मिनिमम नंबर दिया है ताकि आप उसको रोज कर सकें। अगर आप नहीं करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, जो बच्चा लगा हुआ है मेहनत में, वो आपको बीट कर जाएगा और बाद में आप रिजल्ट के टाइम पे बहुत पछताएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर विलिंग फॉर, यू आर गोइंग फॉर समथिंग, प्लीज जान लगा दीजिए कि टायर 2 तो क्लियर करना ही है। अब पता नहीं फिर कब वैकेंसीज आएंगी और फिर कब आपको मौका मिलेगा। अगर टायर 1 क्लियर हुआ है, गो फॉर टायर 2 एंड आई बेट यू कैन डू इट। ओके, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, करियर शाला को। उसके अंदर जो भी कंटेंट मुझे मिलेगा मैं वहां डालती रहूंगी और जो भी वीडियो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको भी डालती रहूंगी ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे पेपर के लिए। एंड वन थिंग विच आई वांट टू टेल, आपको लग रहा होगा कि टायर 1 क्लियर करना बहुत आसान है, नहीं है। जितने बच्चों ने पेपर दिया ना बेटा, उस अकॉर्डिंग टायर 1 का कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है। सो आई रियली रिकमेंड यू दैट बी स्ट्रॉन्ग एंड जो भी होगा, पर आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इस बार नहीं तो अगली बार पक्का निकालिए। ऑल द वेरी बेस्ट।